हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो इसमें हम 2025 का जो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। इवनिंग शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ और उसको देख लो, ठीक है। और आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों देखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं सेम आ जाते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करके जाना है आपको। और हिस्ट्री की भी मैंने वीडियो बना दी है पीवाईक्यू सीरीज में। मॉर्निंग शिफ्ट का 2025 का, इवनिंग का उसका आने वाला है पेपर, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देखो। और ये आपका पोल साइंस का इवनिंग शिफ्ट का भी आ चुका है और जल्दी जल्दी आपके सारे शिफ्ट के पेपर हो जाएंगे मॉर्निंग इवनिंग के, मतलब 2025 24 23 ऐसे करके सारे पेपर आपको करा दिए जाएंगे। और आपको एक काम और करना है, सभी बच्चे जिन्होंने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लास्ट टाइम है पेपर आने वाला है, तो ये सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखो। सारे चैप्टर को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ESP। यहाँ पे आपको PDF नोट्स अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा नोट्स आप फ्री में जाके हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, eklavya.studypoint.com, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। देखो, इस तरीके का आपका पेपर आता है। मैं आपको पेपर समझाने से पहले आपको समझा देता हूँ कि आपका जो पेपर होता है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ठीक है, और सेक्शन ई, यानी ये 5 हमारे सेक्शन हो गए। सेक्शन ए जो आता है इसमें 12 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर के होते हैं और सारे के सारे आपके MCQ होते हैं, ठीक है। फिर आपका सेक्शन बी आता है, इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं, यानी 6 क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि कितना हो गया आपका 12 नंबर का हो गया सेक्शन। इसमें बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 या 3 लाइन से ज़्यादा में आंसर नहीं करना है। सेक्शन सी की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 नंबर के होते हैं, तो 20 नंबर का आपका ये सेक्शन हो जाता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखना है। इसके बाद आता है सेक्शन डी जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 4 4 4, यानी कि 12 नंबर का ये सेक्शन आपका होता है। इसमें आपका कार्टून होता है, मैप होता है और पैसेज होता है, ठीक है। तो आपका कार्टून, मैप, पैसेज यहाँ पे हो जाएगा। सेक्शन ई होता है, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि 6 नंबर वाले होते हैं, 24 मार्क्स का हो जाता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपको समझना है, यही पैटर्न आपका एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कौन थे। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते ही लगा देंगे भीमराव अंबेडकर। ये मत लगाना, गलत है। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, आपका बी होगा। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आता कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अस्थायी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से हमारे यहाँ पे लिया गया है। ऑप्शन में है ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड और कनाडा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक्शन ए और स्तंभ ए और स्तंभ बी, यानी 2 आपको यहाँ पे टेबल दे रखी है और आपको आपस में इनको मैच करना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। आप कैसे करोगे, आपको 2 या 3 पता है तो आप उससे आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, लोकसभा जो होता है ये क्या होता है, ये निम्न सदन होता है, ठीक है। लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है जो कि 5 साल के लिए होता है और लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 साल से पहले भी, बाकी हर 5 साल के बाद तो लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, ये एक स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को कभी भी, ये आपको समझना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी हमने देखा पहले का बी और दूसरे का ए। अब आप पहले का बी और दूसरे का ए देखोगे तो आपको यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे पहले का ए है, पहले का ए है, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे पहले का बी और दूसरे का ए, पहले का बी और दूसरे का ए, इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि ए और सी तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। हाँ, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर या तो इन दोनों में से होगा या इनमें से तो होगा नहीं, मतलब इन दोनों में से ही कोई होगा, ठीक है। अब इसको और आगे चलते हैं, कंफर्म करते हैं। धन विधेयक आपको पता है कि लोकसभा में ही लाया जाता है। धन विधेयक कहाँ पे लाया जाता है, लोकसभा में, यानी तीसरे का डी। अब तीसरे का डी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तो आपका कट हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में जब हमने मैच करा तो हमें आंसर क्या मिला, डी मिला, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए डी, यस, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता जो होती है उसका क्या मतलब होता है, भारत के नजरिए से बताना है आपको।
ऑप्शन में है धर्म और राज्य के बीच में संपूर्ण संबंध विच्छेद, यानी धर्म और राज्य के बीच में संपूर्ण संबंध, ये तो नहीं होगा, ठीक है। एक धर्म या अन्य धर्मों, एक धर्म का अन्य धर्मों के ऊपर वर्चस्व, ये भी नहीं होगा। राज्य के द्वारा सभी धर्मों के साथ समान आदर और व्यवहार करना, यस ये ठीक है। यानी जो राज्य यानी हमारी जो सरकार होगी, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार सभी धर्मों का आदर सम्मान करेगी, ठीक है, ये बात होती है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 74वां जो 74 जो संविधान संशोधन था, ये शहरी स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड को पढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की गई, बिल्कुल गलत है। जब ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो शासन है ये ठीक है, ये शहरी यानी शहर यानी नगर के लिए है, तो गांव के लिए कैसे हो जाएगा? तो ये गलत है, ठीक है। यानी कि इसमें पहला तो सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है ये बिल्कुल गलत है। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है कि कौन सा सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, नहीं। पहला और दूसरा दोनों गलत है, ये भी नहीं। पहला सही है परंतु दूसरा गलत, ठीक है, ये सही है। यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, बहुत ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बता रखा है कि इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी, किसका गठन कब हुआ था। तो ये चीज़ मैंने लिख दी है ताकि आपको अच्छे से समझा दूं, ठीक है। तो इसमें देखो, कुछ राज्यों के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायत में 50% आरक्षण यानी कि जो रिजर्वेशन है, इसको लागू करने की बात कब थी? तो ये 2006 में लागू हो गया था, और सबसे पहले बिहार में हुआ था, ठीक है, सबसे पहले बिहार में हुआ था। यानी हमको सारी डेट पता है, 2006 में हुआ था। इसके अलावा दूसरा जो है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। आपने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ा होगा, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था। फिर पंचायती राज में द्विस्तरीय जो समिति है, इसका सुझाव कब आया था? सन 1977 में आया था। इसको कहते हैं अशोक मेहता समिति, AMS, अशोक मेहता समिति, इसने दिया था। फिर पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव कब आया था? 1957 में आया था, जिसको बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, तो इन्होंने दिया था। तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना है? 1957 यानी कि 4 हो जाएगी। उसके बाद कौन सी है? 1977 यानी कि 3। फिर उसके बाद 1992 हो जाएगी यानी कि 2, और सबसे लास्ट में हो जाएगी 1, ठीक है। तो 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखो, ये रहा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना था, ये आपको इसका कालक्रम निकालना था कि कौन सी घटना कब हुई थी, ठीक है, डी हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि गलत जोड़े को पहचानना है। संयुक्त सत्र जो होता है वो साधारण विधेयकों पर विवाद सुलझाने के लिए बुलाया जाता है, ये तो ठीक है। अगला है कि राष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा की अध्यक्षता जो होता है वो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट नहीं करता, उसकी उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि बी स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट के पेपर में आया था, सेम क्वेश्चन, कि जो मंत्री परिषद का आकार होता है वो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितने प्रतिशत हो सकता है? तो हमने पढ़ा था 15%, ठीक है, तो सी हो जाएगा। तो एक बार इसके आंसर को यहाँ पे आप मैच कर सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल, ये भी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डैश को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है, ठीक है। राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु को माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये, बिल्कुल अरस्तु याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। राजनीतिक शास्त्र का संबंध केवल कानून निर्माण से है, बिल्कुल गलत। केवल कानून निर्माण से नहीं है, बिल्कुल गलत है। राजनीतिक सिद्धांत स्थिर और अपरिवर्तनीय है, ऐसा नहीं होता, परिवर्तन होते रहते हैं इसमें, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्यों का एक चिंतन है, ये ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों की उपेक्षा करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। यानी कि पहला गलत है, ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है। सही कौन सा है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों ऑप्शन हमारे जो हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सामाजिक न्याय को मजबूत करता है? तो देखो, आर्टिकल 17, समाज में क्या होता था? भेदभाव होता था, कुछ लोगों के साथ अन्याय होता था, तो उस अन्याय को यानी सामाजिक न्याय को स्थापित करता है आर्टिकल 17, जिसमें छुआछूत का अंत कर दिया गया था, ठीक है। तो अपना 17 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है MCQ वाला, 12वां क्वेश्चन।
नीचे दिए गए दो कथन में ए और आर आपको दे रखा है, इसमें से आपको पहचानना है। तो ए में है भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता। राज्य का मतलब सरकार से, यानी हमारी जो भारत की सरकार है वो किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी, ये हमारा संविधान कहता है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर भारत में धर्मनिरपेक्षता व्यक्तियों को किसी भी धर्म का पालन करने, उसको प्रचार करने और उसको प्रसार करने की अनुमति देती है। बिल्कुल हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं है। तो ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यस बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेक्शन ए जो था वो हो गया है, जिसमें हमने 12 क्वेश्चन एमसीक्यू करे हैं। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। कितने, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण देना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा आंसर मत करना। तो भारत में आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था जो है ये ग्रामीण क्षेत्र, जो गांव होते हैं, ठीक है, गांव के जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे स्थानीय शासन की प्रणाली जो है इसको इसके लिए ये लाया गया था। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसमें क्या कहा गया था कि जो गांव है, गांव में त्रिस्तरीय जो संरचना है उसको, ठीक है, मान्यता मिल गई थी। ठीक है, 3 स्तर की संरचना गांव में होगी पंचायती राज व्यवस्था के तहत, और उसमें जो गांव का स्तर होगा यानी ग्राम स्तर पे गांव की पंचायतें होती हैं। ठीक है, जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता है, ग्राम सभा भी कहा जाता है। फिर मध्यम लेवल पे देखें तो पंचायत समिति होती है, इसको ब्लॉक के नाम से भी हम जानते हैं। फिर जिला स्तर पे देखें तो ये जिला पंचायतें होती है। तो ये आपको त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें बताया गया था। ठीक है, और डिटेल में जानना है तो चैप्टर की वीडियो देखो, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, चैप्टर में देखो, वहां पे आपको सब कुछ बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान में जो नागरिक हैं उनके कोई 2 मौलिक कर्तव्य बताने हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं, कर्तव्य। कर्तव्य में हमने क्या पढ़ा था, यानी हमारे क्या देश के प्रति कर्तव्य होंगे, वो मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का हमको पालन करना है, ये हमारा सबसे पहला मौलिक कर्तव्य। आप इसको मान के चलो कि भाई हमें अपने देश के संविधान का पालन करना है, हमें अपने देश के झंडे का सम्मान करना है, हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, हमें अपने देश में, ठीक है, किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसको बचा के रखना है, तोड़ फोड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे आपको मौलिक कर्तव्यों में मिलती है। लेकिन कोई 2 पॉइंट आपको बताने थे। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता क्या होती है, भारत के संविधान में इसको रोकने का क्या प्रावधान है। आपको पता है हमारे देश में जाति प्रथा पहले के समय में बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो जाति प्रथा थी तो कुछ जातियों को उच्च यानी ऊंचा माना जाता था, कुछ जातियों को निम्न यानी नीचा माना जाता था। तो जो निम्न जातियां होती थी लोग उनको छूते नहीं थे, उसी को अस्पृश्यता कहते हैं। ठीक है, किसी को ना छूना, उससे इतना मतलब घृणा करना, उससे नफरत करना, भेदभाव करना, आप इसे भेदभाव कह सकते हो कि भेदभाव किया जाता था। तो अस्पृश्यता हमारे समाज में एक ऐसी प्रथा थी, आप इसको कुप्रथा कहोगे, जिसमें व्यक्ति या वर्ग जो था उसको जन्म या जाति के आधार पर नीचा समझा जाता था और उसके साथ भेदभाव किया जाता था, उसको छुआ भी नहीं जाता था। ठीक है, तो इसको हम अस्पृश्यता कहते हैं। तो हमारे संविधान में इसको रोकने के लिए क्या किया गया, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 17 जो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ये अस्पृश्यता को आर्टिकल 17 में बताया गया है कि छुआछूत को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता पाता है तो उसको क्या मिलेगा, उसे सजा मिलेगी, यानी उसको दंड मिलेगा। ठीक है, दंडनीय अपराध है ये। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, राजनीति सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो समाज और राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको समझना, कि राजनीतिक सिद्धांत में हम समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसको समझते हैं। ठीक है, और अगर उसमें कोई कमी निकलती है तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो ये हमें समझना था। अब बात करते हैं पहले पॉइंट में कि राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, व्याख्या यानी राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं इसमें हम राजनीतिक विचारों की व्याख्या समझते हैं। जैसे राजनीतिक सिद्धांत में हम स्वतंत्रता को पढ़ते हैं, समानता को पढ़ते हैं, न्याय को पढ़ते हैं, अधिकार को समझते हैं, सत्ता जैसी जो मूल अवधारणा है उसको पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, इस पे अपना चिंतन अपने विचार व्यक्त करते हैं। फिर दूसरा क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन, यानी इसमें हम राज्य जो हमारी सरकारें होती हैं, ठीक है, हमारी जो सरकार की पॉलिसी होती है यानी नीतियां होती हैं उसको तार्किक रूप से उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। 2 ही पॉइंट पूछे थे पर तीसरा भी बता सकते हो कि समाज और शासन के जो अलग अलग पहलू हैं उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है और कंपेयर भी किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक सेकेंड,
यस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है। भारतीय संविधान और अमेरिकी संघवाद, ठीक है, हमारा जो भारतीय संघवाद है सॉरी, और जो अमेरिका का संघवाद है, यानी हमारे यहाँ पे जो फेडरलिज्म है और अमेरिका में जो फेडरलिज्म है, इसके बीच में कोई दो आपको डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे संघ यानी संघ की क्या प्रकृति है। तो भारत में जो संघवाद है इसमें अर्ध संघीय व्यवस्था है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक केंद्र की सरकार होती है जो पूरे देश को देखती है, ठीक है, पूरे देश को देखती है हमारी केंद्र की सरकार। फिर हमारे राज्यों की सरकार होती है जो अपने अपने स्टेट को देखती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो संघीय व्यवस्था है वो अर्ध संघीय व्यवस्था है। यहाँ पे केंद्र जो होता है ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार होती है उसको ज्यादा शक्ति मिली होती है। भारत की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में संघवाद जो है वो शुद्ध संघीय है। यहाँ पे क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट संतुलन मिलता है आपको अमेरिका में। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एक सरकार ज्यादा ताकतवर है, दूसरी सरकार कम ताकतवर है, ठीक है। जो केंद्र की सरकार होगी उसको पूरा देश देखना होगा। तो हमारा अमेरिका से डिफरेंस ये है। आगे देखते हैं, राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन। भारत में जो संसद है वो राज्यों की सीमा बदलने तथा नए राज्य बनाने का अधिकार हमारी संसद को मिला हुआ है। जबकि अमेरिका में जो राज्य होते हैं उसकी सीमा बदलना या कोई नया स्टेट बनाना, इससे संबंधित राज्य की जो सहमति है राज्य की सहमति के बिना ये पॉसिबल नहीं है अमेरिका में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है भारत के फेडरलिज्म में और अमेरिका के फेडरलिज्म में। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका, जो पीआईएल होती है, ठीक है, ये इसने किस प्रकार हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया है आपको बताना है। तो पहले ये समझो कि जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका यानी जनता के हित के लिए याचिका, आप ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा। जनहित याचिका जो होती है इसमें आम नागरिकों को न्यायालय तक सरल पहुंच प्रदान करने में भारतीय लोकतंत्र को इसने मजबूत करा है। इसमें होता क्या है, वैसे नॉर्मली जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है यानी किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है, तब वो कहाँ पे जाता है, न्याय मांगने जाता है, न्यायालय की तरफ, ठीक है, अदालत में। लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें वो खुद ही जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ समस्या है वो खुद जा रहा है। लेकिन जनहित याचिका में ऐसा नहीं होता, यानी जनहित याचिका में पीड़ित व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति जा रहा है, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की समस्या को लेकर जनहित याचिका डाल रहा है, यानी कि कोर्ट में जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जनहित याचिका बोलते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था जनहित से जुड़े यानी जनता के हित से जुड़े मामले में, जैसे मानव अधिकार हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, या सामाजिक न्याय के लिए जो न्यायालय में याचिका होती है उसको दाखिल कर सकता है। होता क्या है, देखो जैसे मान लो कोई बहुत गरीब आदमी है, रिक्शे वाले हैं, वो उनका एक वर्ग है, वो उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो न्यायालय या कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी संस्था जो है वो जा सकती है उनके लिए कोर्ट में और याचिका डाल देगी, ठीक है। कोर्ट उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते तो कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी। तो ये होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपसे एग्जाम्पल भी पूछा होगा, यस, एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा जो मामला है इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीआईएल के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, ठीक है। जब ये पर्यावरण संरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई करी और कुछ निर्देश दिए, ठीक है, जो नागरिकों के लिए अच्छी बात थी। अब चलते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा सेक्शन बी। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 नंबर के होते हैं, ठीक है। 5 × 4 यानी कि 20 मार्क्स का आपका ये हो जाता है सेक्शन। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 नंबर के। अब थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना है हमको, तो इसको देख लेते हैं सेक्शन सी को। सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के सामने कई चुनौतियां हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहला है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या होता है, अपने धर्म को अच्छा मानना और दूसरे के धर्म से नफरत करना, इसको सांप्रदायिकता बोलते हैं। तो आपको भारत में सांप्रदायिक दंगे दिखते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण भी आपको देखने को मिलता है। फिर राजनीति का धर्म के साथ जुड़ाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। कुछ पार्टियां होती हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वैसे तो, लेकिन वो धर्म को मुद्दा बना के राजनीति करती हैं, ठीक है। फिर धार्मिक असहिष्णुता, ये भी एक मुद्दा है, और अल्पसंख्यकों का संरक्षण वाला भी एक मुद्दा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आपको यहाँ बताने थे, कुछ चुनौतियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्रता का अर्थ किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर बाहरी बाधाओं या प्रतिबंधों की अनुपस्थिति है। यानी मान लो कोई व्यक्ति है, उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, उसका जो मन करता है वो उस काम को कर सकता है, ठीक है। मतलब वो काम सही होना चाहिए, संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये याद रखें। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, स्वतंत्र रूप से कोई आदमी डिसीजन ले पाए, ठीक है, उसको चूज करना यानी चुनाव करने की उसके अंदर क्षमता हो कि भाई जो भी उसको मतलब उसके पास ऑप्शन हो, कई अब जो उसको सही लगता है वो उसको चुन पाए। तो इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं। अब इसका क्या महत्व होता है, स्वतंत्रता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी हमारे जीवन में
हमारे समाज में मान लो स्वतंत्रता नहीं है तो आप अपना विकास नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको व्यक्तिगत विकास करना है तो स्वतंत्रता चाहिए, लोकतांत्रिक भागीदारी करनी है तो स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, ये हमारे गरिमा यानी हमारी रिस्पेक्ट करती है, रखती है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी एक गरिमा वाला जीवन हमको देती है। सामाजिक प्रगति, समाज में प्रगति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको यहाँ पे बताने थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम क्या हैं और इनके कोई दो उदाहरण आपको बताने हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम में आप विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता सकते हो, क्योंकि हमारे देश में हमारा संविधान जो है हमको विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी के सामने। ठीक है, तो ये हमें स्वतंत्रता मिली है। फिर लोगों को देश के भीतर या देश के बाहर, ठीक है, आप देश के अंदर भी या देश के बाहर भी कहीं पे भी जा सकते हो, घूम सकते हो, यात्रा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण एक अधिकार मिला हुआ है, आप ऐसा मान सकते हो। ये भी स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण आयाम है, इसको भ्रमण का अधिकार आप कह सकते हो। फिर नेक्स्ट है संगठन की स्वतंत्रता, यानी यूनियन बना सकते हो, राजनीतिक दल बना सकते हो। ठीक है, हमें अपना संगठन बनाने की आज़ादी है संविधान के तहत। हम अपनी यूनियन बना सकते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाना चाहें तो राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं। फिर धर्म की स्वतंत्रता, हमारे यहाँ पे धर्म का पालन किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, आपको अपना मतलब आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो ये है। फिर है आर्थिक स्वतंत्रता, अपनी पसंद का व्यवसाय करने की आज़ादी है, संपत्ति रखने की आज़ादी है, व्यापार करना चाहो तो व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो ये सभी स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में आपको अंतर बताना है। ये मैंने आपको चैप्टर में भी डिटेल में कराया हुआ है। देखो, संसदीय कार्यपालिका जो होती है इसमें क्या होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है इसमें कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका से स्वतंत्र होती है, क्योंकि सीधा उसको जनता चुन रही है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं प्रमुख नेतृत्व। तो संसदीय कार्यपालिका जो होती है जहां पे भी ये होती है वहां पे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर होती है। ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो सरकार का हेड होगा। ठीक है, अपनी सरकार का प्रमुख होगा, उसके पास पावर होगी। और यहाँ पे राष्ट्रपति जो होगा वो औपचारिक, मान लो से औपचारिक प्रधान होगा। ठीक है, मेन जो पावर होगी वो प्राइम मिनिस्टर के पास होगी, ये संसदीय कार्यपालिका में होती है। लेकिन जो जहाँ पे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा शक्ति होती है, वो राज्य और सरकार दोनों का ही प्रमुख होता है, यानी हेड होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना था, ये अंतर है दोनों में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी नौकरशाही एवं इसका अर्थ बताना है एवं इसकी कोई दो विशेषता बतानी है। ठीक है, यानी कि जो हमारी स्थायी नौकरशाही होती है इसका आपको अर्थ बताना है और इसकी विशेषता बताओ। तो स्थायी नौकरशाही क्या होती है? स्थायी नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी जो होती है हमारे यहाँ पे, इसका मतलब होता है सरकार के प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, जो सरकार के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह, आपने ये सब सुना होगा। तो ये क्या होती है? ये स्थायी कार्यपालिका होती है जो अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक बदलावों से प्रभावित नहीं होती। यानी कि कहने का मतलब है सरकार बदलती रहेगी, इनकी नौकरी पे इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सरकार ट्रांसफर कर सकती है इनको नौकरी से निकाल नहीं सकती, इनकी नौकरी परमानेंट है। सरकार तो 5 साल के लिए होती है, 5 साल बाद सरकार दोबारा आएगी, रिपीट होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इनकी नौकरी जो है वो रिटायरमेंट तक, जब तक ये रिटायर नहीं हो जाएंगे, जैसे मान लो किसी नौकरी में 60 साल की रिटायरमेंट एज है तो वो 60 साल तक नौकरी करेगा। ये अधिकारी सार्वजनिक सेवाओं को निष्पक्षता और निरंतरता प्रदान करने के लिए काम करते हैं और इनकी सेवा अवधि जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, एक निश्चित समय तक ये काम करते हैं। विशेषता क्या है इसकी? राजनीतिक तटस्थता, यानी किसी पार्टी को, राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करेंगे खुलेआम। ठीक है, पेशेवर दक्ष होंगे, ये एक्सपर्ट लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, इनको ट्रेनिंग मिली होती है। ठीक है, गोपनीयता, कानून का पालन, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, ये सारी चीजें इसकी विशेषता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक न्याय प्राप्त करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कोई 4 बिंदु जो हैं आपको बताने हैं, उसका उल्लेख करना है। ठीक है, तो देखिए, भारत में सामाजिक न्याय प्राप्त करने की महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जातिवाद। हमारे यहाँ पे जाति प्रथा है, जातिवाद है और जाति पे आधारित भेदभाव है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान के बाद भी हमारे देश में जातिवाद है और जातिवाद आधारित भेदभाव जो है आपको देखने को मिलता है गांव में, शहरी क्षेत्रों में आपको ये मुख्य समस्या दिखेगी। खासकर शहरों में कम, गांव में आपको ये ज़्यादा बड़ी समस्या दिखती है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे दूसरी समस्या है गरीबी, निर्धनता और असमानता। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है जो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के बीच में एक चुनौती बन के सामने आ रही है। फिर लैंगिक असमानता, यानी जेंडर को लेकर भेदभाव होता है, महिला और पुरुष को
के बीच में लिंग को लेकर भेदभाव होता है, ठीक है, महिलाओं को उतना दर्जा नहीं दिया जाता जितना पुरुषों को दिया जाता है, तो ये हो जाएगा। शिक्षा और जागरूकता की कमी हमारे यहाँ पे ये भी एक चुनौती है, ठीक है। फिर भ्रष्टाचार, तो ये भी है। अब आप में आपको इन 5 पॉइंट बताएं, इसमें से कोई, ठीक है, कोई 4 बता सकते थे, या इसके अलावा भी आपको कोई पॉइंट लगता है आप उसको भी बता सकते हो और उसको पेपर में लिख सकते हो, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखने हैं और चारों पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में आपको बताना है, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका आपको महत्व बताना है। तो देखिए, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, दोनों दिए हुए हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं इसकी गारंटी है, यानी मौलिक अधिकार जनता को मिले हुए अधिकार हैं, जिसका वर्णन आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 में मिलता है। राज्य नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं इसका वर्णन आपको आर्टिकल 36 से लेकर 51 में मिलता है, ठीक है। अब मौलिक अधिकार की बात करें तो हमें स्वतंत्रता, समानता का अधिकार है, ठीक है, आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, घूमने की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, तो ये सब मौलिक अधिकार में आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं मौलिक अधिकार का महत्व। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि इसके महत्व का के विश्लेषण भी करना है, यानी कि मौलिक अधिकार हमने जान लिया, अब मौलिक अधिकार का महत्व समझते हैं। तो ये नागरिकों को राज्य यानी राज्य की मनमानी से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। सरकार भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बहुत जरूरी होते हैं। और अगर मान लो कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास करता है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, ये संरक्षित है न्यायालय के द्वारा, हम कोर्ट में जा सकते हैं। आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, या आप चाहो तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। मौलिक अधिकार हमें एक मतलब गारंटी वाले अधिकार मिले हुए हैं, जिससे हम मतलब अपने जीवन में अपना विकास कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, तो ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। तो ये भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा दिखाते हैं, ठीक है। भारत को कैसे बेहतर बनाया जा सके एक दिशा दिखा रहे हैं, इसको डीपीएससी कहा जाता है अंग्रेजी में। और ये जैसे मौलिक अधिकार के लिए सरकार बाध्य है कि जनता के मौलिक अधिकार जनता को देने हैं, कोई उसका हनन नहीं कर सकता, लेकिन डीपीएससी के लिए सरकार बाध्य नहीं है, ठीक है। ये कल्याणकारी, ये मतलब ये क्यों लाए गए थे मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि देखो, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान निर्माता जो थे, संविधान को बनाने वाले जो थे, वो समझते थे कि आज जो हम संविधान बना रहे हैं हो सकता है आज की सिचुएशन में काम करे, फ्यूचर में हो सकता है ये इसमें कुछ कमियां आ जाएं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सरकार में कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं जो सरकार जिसको करना सरकार के लिए है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि सरकार को उसके लिए बाध्य किया जाए, यानी जनता के विकास के लिए सरकार को काम करना है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। तो इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, उसको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये अंतर है। फिर समाज में आपको पता है सामाजिक असमानता है, गरीबी है, शोषण है, इसको कम करने में सहायक है। यानी समाज में मान लो गरीबी शोषण की समस्या है तो सरकार उसको कम करने का प्रयास करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है ये। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देती है, और इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर भी शासन के लिए ये एक नैतिक मार्गदर्शक है कि भाई सरकार चाहे तो इसको करे। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, आपने सुना होगा, महिला अगर कोई काम करती है, पुरुष भी वही काम करता है, तो उसको समान सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही लागू किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेक्शन जो था सी हो जाता है। अब सेक्शन डी की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, 4+4+4, यानी कि 3 क्वेश्चन होते हैं। एक कार्टून का क्वेश्चन होता है, एक मैप का क्वेश्चन होता है, एक पैसेज का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सेक्शन डी में सबसे पहले एक कार्टून आपको दिखाया जा रहा है, आप एक बार देखो। अफरा तफरी मची हुई है, ये चुनाव, यानी यहाँ पे लिखा है इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन की बात चल रही है, यानी ये चुनाव के समय का है। तो क्वेश्चन देखो, इस कार्टून का मुख्य विषय क्या है, सामाजिक सुधार, चुनाव की तैयारी, भारत की विदेश नीति, या भारत में किसान आंदोलन। तो ये चुनाव के ऊपर है, तो चुनाव की तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्टून में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कौन सा पहलू दर्शाया गया है, मतदाता जागरूकता, चुनाव के दौरान राजनीतिक कंपटीशन, या शासन में नागरिकों की भागीदारी, या चुनाव में मीडिया की भूमिका। अगर आपने चित्र को ध्यान से देखा होगा तो इसमें आपको कंपटीशन दिख रहा है, अफरा तफरी मच रही है, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो कार्टून है ये किस समय का है, ये 1950 के दशक के आसपास का है, ठीक है, 1950 के दशक का है, ठीक है। कार्टून का संबंध किससे है, 1950 के दशक से है, ठीक है। तो इसमें आपको जो द्वितीय आम चुनाव है इसके बारे में बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्वेश्चन जो है ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, ठीक है, दृष्टिबाधित के लिए, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। जो पहला आम चुनाव हमारे यहाँ पे प्रथम आम चुनाव था ये कब हुआ था, ये 1952 में हुआ था, ठीक है। वैसे तो ये 1951 से 1952 तक हुआ था, लेकिन इसको 1952 का आम चुनाव कहा जाता है।
फिर प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। हमेशा पेपर में आता है, रट लेना है इसको, ठीक है। किस वर्ष चुनाव आयुक्त की संख्या जो थी वो 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी? तो ये 1989 की बात है। फिर वर्तमान लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है आज के समय में? 543, 543 है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है मैप वाला, यानी हमने कार्टून देख लिया, अब मैप की बात करते हैं। इसमें ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश दिखाया गया है, झारखंड दिखाया गया है, आपको यहाँ पे आई थिंक ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, कटा हुआ दिख नहीं रहा है। और कौन सा पॉइंट दिखाया गया है? एक ये आपको केरल दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको दर्शाए हुए हैं। एक बार इसको क्वेश्चन के हिसाब से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैप थोड़ा ब्लर है, अगर ये सही से समझ में नहीं आ रहा मैप तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन से समझ जाओगे। वो राज्य जहां सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार जो थी ये केरल में बनी थी, ठीक है। केरल में बनी थी, 1957 में बनी थी। और EMS नंबूरीपाद ये बने थे यहाँ के CM, ठीक है। कम्युनिस्ट सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। फिर भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश था। कब बना था? 1952 में इसकी घोषणा की गई थी। फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, उसने फिर उसकी सिफारिश आई थी, ठीक है। उसके बाद इसको पहला भाषा के आधार पे बना दिया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? बिहार से झारखंड अलग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे झारखंड। फिर वो राज्य बताना है जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था अगर आप मैप में देखोगे वापिस से तो यूपी दिखा रहा है, तो यूपी हो जाएगा, ठीक है। अब वापिस से चलते हैं, ये सारे आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एक बार आप इसे देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये भी दृष्टिबाधित वाला क्वेश्चन है, मैंने इस बार कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, जो क्वेश्चन में मुझे मिला मैंने सब ले लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। किन्हीं 2 राज्यों के नाम आपको बताने हैं जहां पे द्विसदनीय विधायिका है। अब यहाँ पे 2 राज्य पूछे हैं, तो यूपी बता दो, बिहार बता दो, महाराष्ट्र बता दो, कर्नाटक, इनमें से कोई भी 2 राज्य बताने थे। 1966 में पंजाब से अलग हुआ था, हरियाणा हुआ था, ठीक है। फिर वो 2 राज्य जिनके बीच में कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है, तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में आपको ऐसा विवाद दिखेगा। देश का कोई एक नया राज्य बताना है, ठीक है। अब नया राज्य कौन सा? जो केंद्र शासित प्रदेश हो। अगर खाली नया राज्य होता तो आप तेलंगाना बता देते तुरंत ही, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बताया तो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद लास्ट है इसमें से, मतलब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, ये आपका पैसेज होता है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था? बहुत ध्यान से देखो, तो ये पंचायती जो राज्य की व्यवस्था है, ठीक है, पंचायत व्यवस्था है, ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस भाग में अस्पृश्यता का अंत की बात है? आर्टिकल 17, ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार, याद करो मैंने आपको बता रखा है, तो ये हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित किन्हीं 4 मूल्यों को बताओ। हमारे संविधान की जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो, हम भारत के लोग, आप पढ़ते हो ना इस तरीके से, तो उसमें क्या क्या वर्ड मिलेंगे? संप्रभुता मिलेगी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता मिलेगी, लोकतंत्र की बात है, न्याय की बात है, स्वतंत्रता की बात है, समानता की बात है, बंधुत्व की बात है, ठीक है। तो ये सब है, लेकिन आपसे कितना पूछा है? केवल 4 बातें बतानी है। इतनी सारी मैंने लिख दिया, आप एक बार इसको देखो, सारा नहीं बताना, केवल 4 आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यानी ये सेक्शन हमारा खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे लास्ट सेक्शन की। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के हैं, तो टोटल 24 मार्क्स का आपका ये सेक्शन बन जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाहित 6 मौलिक अधिकार जो हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में 6 मौलिक अधिकार की बात की गई है। पहले मौलिक अधिकार जो थे वो 7 होते थे, ठीक है, लेकिन जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो उसकी संख्या 6 बची थी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। तो ये जो अधिकार है ये हमें कानून के सामने समक्ष समानता की बात करता है, इसमें कोई भेदभाव आपके साथ नहीं होगा, ठीक है, भेदभाव के खिलाफ गारंटी देता है। तो आप चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, कहीं भी आपका जन्म स्थान हो, कहीं पे भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सरकारी नौकरी में आप सभी लोग जा सकते हो, ठीक है, चाहे किसी भी जाति के हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको हर हर मौलिक अधिकार में उदाहरण जरूर देना है, तो मैंने पहले में उदाहरण दे दिया। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, ठीक है, आपको स्वतंत्रता है। और उदाहरण है नागरिक शांतिपूर्वक तरीके से एक जगह इकट्ठा होकर अपनी बातें कर सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी, बेगार, बाल श्रम, इस पे रोक लगाता है। और ये 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए खतरनाक कार्य करने पे भी, ठीक है, रोक लगाता है, अपराध मानता है। इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म को मान सकते हो, धर्म का प्रचार कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, कोई भी नागरिक अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा पाठ कर सकता है।
फिर है सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, तो जो अल्पसंख्यक हैं अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय अपने स्कूल या कॉलेज भी चला सकता है। फिर लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सबसे मेन माना जाता है, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने इसको कहा है कि ये संविधान की आत्मा है, ठीक है। आत्मा के रूप में जानते हैं इसे, हृदय और आत्मा कहते हैं। तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, अगर कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ हम जा सकते हैं कोर्ट में। कहाँ पे जा सकते हैं? हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार जो है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में संबंधों का विश्लेषण करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इससे पहले हमने कर लिया था, लेकिन कुछ मेन पॉइंट बता देता हूँ आपको कि नीति निर्देशक और मौलिक अधिकार जो होते हैं इसके बीच में संबंध क्या है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक माना जाता है। यानी जहाँ पे मौलिक अधिकार सब कुछ कर देते हैं जनता के लिए, तो जहाँ कमी रह जाती है वहाँ पे कौन पूरा कर सकता है? आपका नीति निर्देशक तत्व। जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ काम पे प्रतिबंध लगाते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सरकार को प्रेरणा देते हैं कुछ कार्य करने के लिए। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो होता है पूरे समाज के अधिकारों की बात करता है। कभी कभी नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं और मौलिक अधिकार ये आपस में टकरा जाते हैं। टकराए कब थे? एग्जाम्पल, जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून को, ठीक है, कानून बनाने का प्रयास किया गया था, जमीनें उनकी छीनी जा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं टकरा गए थे। समाज के कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे उस समय में, तो ये बातें आपको बतानी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका की भूमिका बतानी है। यानी मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए न्यायपालिका की भूमिका। तो भारत में जो न्यायपालिका है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। न्यायपालिका भारतीय संविधान में दिए गए जो नागरिकों के अधिकार हैं या मौलिक अधिकार है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करेगी हमारी कोर्ट, ठीक है। तो ये आपको बताना था। फिर इसके बाद मूल अधिकारों पे निगरानी रखती है हमारी कोर्ट। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 32 में जिसका वर्णन है, आप कोर्ट में जा सकते हो कोई उल्लंघन करता है तो। फिर संविधान की व्याख्या करती है, उसको लागू करती है। मान लो सरकार कोई कानून बनाने की कोशिश करे तो उसकी जांच कर सकती है हमारी कोर्ट, और लगता है कि भाई इसमें कोई कमी है तो सरकार को निर्देश दे सकती है कि इसको ठीक करो। जनहित याचिकाओं को सुन सकती है, ठीक है। अधिकारों का न्यायिक परीक्षण कर सकती है। तो ये सारा हमारी अदालत यानी जो हमारी न्यायपालिका होती है उसको अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। न्यायिक सक्रियता के लाभ और हानि बताने उदाहरण सहित। तो देखिए, न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि न्यायपालिका के द्वारा संविधान और कानूनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के दौरान में सक्रिय प्रभावी कदम। सरकार ने कोई कानून बना दिया, न्यायपालिका को लगा कि भाई इसमें कोई कमी हो सकती है, सरकार ने जो बनाया है, तो न्यायपालिका उसकी जांच भी करवा सकती है, ठीक है। न्यायालय समाज के हित में फैसला लेती है, जो केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी सही है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य जो होता है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना होता है। अब इसके फायदे क्या हैं? सामाजिक और आर्थिक न्याय की सुरक्षा हो जाती है, संविधान का पालन सुनिश्चित करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो जाती है। ये तो इसका फायदा है, पर इसके नुकसान भी है। नुकसान क्या है? कि कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का उल्लंघन। कई बार क्या होता है, जो काम कार्यपालिका या विधायिका का काम होता है वो खुद तो करते नहीं, न्यायपालिका के ऊपर बोझ आता है इसका। न्यायिक सत्ता का अत्यधिक विस्तार, एक ये समस्या आ जाती है, कई बार टकराव भी हो जाता है, ठीक है। फिर अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप से सरकार की कार्यक्षमता में कमी। मान लो सरकार कोई काम कर रही है, न्यायपालिका उसमें अड़ंगा डाल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार उससे नाराज होता है, तो सरकार और न्यायपालिका के बीच में विवाद भी यहाँ पे बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, समानता का क्या मतलब है? भारत के संविधान में समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है? समानता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, ठीक है, समान उपचार मिले, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव ना हो। सभी व्यक्ति को अधिकार हो कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, उनको कोई रुकावट ना डाली जाए, ठीक है। तो ये आपका समानता है। अब इसमें समानता में आपसे आगे पूछा हुआ है कि संवैधानिक प्रावधान बताने, तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल जो 15 है भेदभाव के खिलाफ हमको अधिकार देता है, ठीक है। फिर 16-17 में अस्पृश्यता उन्मूलन की बातें आपको मिलती है। आर्टिकल 46 देखो तो इसमें पिछड़े वर्गों की उन्नति की बात की गई है। 39 में सभी नागरिकों को न्याय पाने का समान अवसर मिले, ठीक है। तो ये सारे संवैधानिक प्रावधान हैं जो समानता को सुनिश्चित करते हैं। समानता के अलग 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 आयाम, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, पर फिर भी इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, समानता का मतलब है सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले। इसके विभिन्न पहलू क्या क्या हैं? सामाजिक समानता, समाज में सभी व्यक्तियों को, ठीक है,
सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी भाषा वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। राजनीतिक समानता, सभी लोगों को राजनीतिक समानता मिले, वो वोट दे सकते हैं, चुनाव में भागीदारी कर सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है ये। फिर आर्थिक समानता, इसमें क्या है, इसमें आर्थिक स्थिति को सुधारने के सबको समान अवसर मिले, गरीबी उन्मूलन, आय वितरण, और लोगों को अपनी मनपसंद का रोजगार को अपनाने की समानता मिले, ठीक है। तो ये आप इसमें बता सकते हो। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है नागरिकता। नागरिकता की परिभाषा आपको बतानी है, और नागरिकता प्राप्त करने के भारत में जो मापदंड है वो बताने हैं। तो नागरिकता किसे कहा जाता है, तो देखिए, किसी देश के नागरिक जिनको उस देश की पूर्ण सदस्यता मिली हुई है, जो वहाँ के मेंबर हैं, वहाँ के संविधान के अनुसार उनको अधिकार मिले हुए हैं, तो वो वहाँ की नागरिकता कहलाती है, ठीक है। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम भारत के नागरिक हैं, हमको भारत के संविधान के तहत अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। कोई विदेशी व्यक्ति, कोई अंग्रेज भारत में घूमने आता है टूरिस्ट के रूप में, तो उसको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो हमको मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का नागरिक नहीं है, वो केवल घूमने आया हुआ है, ठीक है। अब कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है? हमें तो भाई जन्म के आधार पे ही मिल जाती है, क्योंकि हमारे माता पिता भारत के नागरिक रहे हैं, हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है, तो हम यहाँ के नागरिक हो जाते हैं। वंश के आधार पे नागरिकता मिलती है, रजिस्ट्रेशन के आधार पे नागरिकता मिलती है, ठीक है। स्वाभाविकता के द्वारा होती है। क्षेत्रीय समावेशन, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो भारत में कोई नया क्षेत्र जोड़ लिया जाता है, तो वहाँ के लोगों को भारत, ठीक है, भारत में समावेशन के आधार पे नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मान लो गोवा था, गोवा 1947 में थोड़ी आज़ाद हुआ था। जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, गोवा नहीं हुआ था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। उसको बाद में भारत में जोड़ा गया, आज़ादी दिलाई गई, तो भारत में फिर जो भी जुड़े तो सारे भारत के नागरिक हो गए। तो इस तरीके से भी नागरिकता मिल जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो? आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद के उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों क्या हैं? तो राष्ट्रवाद की परिभाषा समझिए। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी व्यक्ति के अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, प्रेम और गर्व को व्यक्त करती है, ठीक है। जैसे मैं भारत में रहता हूँ तो मुझे अपने भारत से प्रेम है, अपने देश से प्रेम है, अपने देश की भाषा से प्रेम है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारी राष्ट्रवाद की भावना है। ये भावना देश की एकता, संप्रभुता, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है। और राष्ट्रवाद का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि देश के नागरिक जो होते हैं उनके हित जो हो सबसे ऊपर हो, ठीक है। इसकी चुनौती क्या है? अतिवादी राष्ट्रवाद, यानी कई जगह पे कट्टरपंथ राष्ट्रवाद में दिखता है। जैसे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो जर्मनी में नाजीवाद देखने को मिला। सांप्रदायिकता और जातीय संघर्ष ये भी देखने को मिलता है। जैसे कि जो म्यांमार है वहाँ पे जो बौद्ध और मुस्लिम जो थे, रोहिंग्या, उनके बीच में जो हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो गए थे, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के साथ टकराव होता जा रहा है आज के समय में, ये भी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी कई बार बाधा आती है, सीमा विवाद, क्षेत्रीय संघर्ष, ये कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये वीडियो खत्म हो जाता है। हिस्ट्री का PYQ बना दिया है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखो। और आपको कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको इंस्टाग्राम पे जाके बस सर्च करना है एकलव्य स्टडी पॉइंट, आपको मेरा और मेरी आईडी वहाँ पे दिखेगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर दीजिए। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा है, जब भी मिलेगा टाइम मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और सारे क्वेश्चन पेपर PYQ जो भी हैं आपके, मैं आपको करा दूंगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रट लेना है बिल्कुल। यही MCQ क्वेश्चन में रिपीट हो जाते हैं, यही आपके पैसेज रिपीट हो जाते हैं, मैप रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ बिल्कुल चांस है कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।